कहानी शायद यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस भागदौड़ से जहाँ हम सब लगे हुए हैं, कुछ पाने के लिए और कुछ बनने के लिए। और उसी चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम जी भी रहे हैं या नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब लगता है कि बस थोड़ा रुकना चाहिए। शायद इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ, उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ कहते हैं समय भी रुक जाता है। इस बार मैं देखना चाहता हूँ, अगर मैं रुक जाऊँ तो क्या मैं खुद को महसूस कर पाऊँगा। तो ये सफ़र शुरू होता है मुंबई से, जहाँ सब कुछ हमेशा की तरह फास्ट ही है। और इस बार मैं बस एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो हो जाऊँ और इस पूरे सफ़र को एक्सप्लोर करूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और मैं जा रहा हूं एक छोटे से स्पिरिचुअल टूर पे, जो कि है उज्जैन और ओमकारेश्वर। ये ट्रिप जो है काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूं अपने एक नए फ्रेंड के साथ। तो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा है मेरे को, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सोलो ट्रैवलिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। वाला सफ़र जो है ये थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं इस जर्नी को थोड़ा अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। अब ये कैसे होता है ये आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि मैं काफ़ी टाइम से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान यही है कि अवेयरनेस को भी ट्रैवलिंग में ट्राई करूँ। नॉर्मली मैं ऐसे डिसाइड करता था कि किस प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, बट ये ट्रिप जो है ये मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मैं किस तरीके से प्लेसेस को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, कैसे स्लो डाउन होके हर एक प्लेसेस को एक्चुअली एंजॉय कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि स्टार्टिंग में मैं माइंडफुलनेस कंसेप्ट को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझता था, लेकिन ये उतना टफ है नहीं। इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप 100% अवेयर रहिए और जिस भी मोमेंट को आप जी रहे हो ना, उसको पूरी तरीके से जीना सीखिए। इस सफ़र में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से अवेयर रहूँ और कहीं ना कहीं फील करूँ और एंजॉय करूँ। और वीडियो में मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं कहीं ना कहीं सोलो ट्रिप की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा कि मैं किसी नए फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो ये कैसे? बात दरअसल ऐसी है कि बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ऐसे बाहर गया हूँ। इस ट्रिप पे मैं एक नए दोस्त के साथ जा रहा हूँ। मैं फील कर रहा था कि मैं अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर पुश कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। काफ़ी एक्साइटेड हूँ दर्शन करने के लिए, और ऑलरेडी पीस महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे पहुँचने के बाद। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं जल्द से जल्द महाकाल के। तो हर हर महादेव। ओके, तो अभी हम टुक टुक पे हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा महाकाल के मंदिर में। सबसे पहला काम हम यही कर रहे हैं, और स्टेशन से महाकाल जाने का राउंड राउंड बता रहे हैं, आई गेस 25 रुपया सीट बता रहे हैं। और अब हमारा सफ़र जो है सीधे महाकाल मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। इन गलियों से गुजरते हुए ये शहर अपना एक अलग एनर्जी दिखा रहा था। इन सब हलचलों के बीच मैं बस महाकाल के दर्शन करना चाहता था। ओके, फिलहाल टुक टुक ने यहाँ पे इस चौक पे उतारा है, और बता रहे कि कुछ पैदल दूरी पे, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो है महाकाल का मंदिर जो है। तो ये है मार्केट, जहाँ से आप होते हुए महाकाल के मंदिर तक पहुँचोगे। तो अगर आप जो भी प्रसाद वगैरह और जो कुछ भी इत्यादि लेना चाहते हो तो आप यहाँ से आप ले सकते हो। ये है महाकालेश्वर मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहाँ शिव को महाकाल के रूप में पूजा जाता है, जो समय के भी परे है। यहाँ आके सच में समझ आता है कि लोग क्यों इतने दूर से आते हैं। मैं भी बस इस जगह को पूरी तरीके से फील कर रहा हूँ। ओके, सो हमने कोई भी टिकट नहीं लिया है, हम डायरेक्टली जा रहे हैं, और वहीं पे जो है जूते चप्पल वगैरह, बैग्स वगैरह जो है खोलने वाला है। ये है गेट नंबर 5, और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री होने वाली है विद जो जिसने 250 का टिकट लिया हुआ है, और जनरल वालों का एंट्री जो है वो आगे से है।
चले हम महाकाल के दर्शन करने। ओके, अभी हम जर्नल वाले लाइन में लगे हुए हैं और थोड़ी सी भीड़ भी दिख रही है मुझे। प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज संडे है, इसकी वजह से आई कैन सी इतना गर्दी। और फिर भी भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं और बस चलते जा रहे हैं और इस मोमेंट को पूरा फील करते जा रहे हैं। जय महाकाल। यहाँ हर तरफ महादेव के जयकारे लग रहे थे और इनकी एनर्जी कुछ अलग ही थी। और इन सब के बीच मैं बस अंदर ही अंदर चैंटिंग करते जा रहा था ताकि और डीपली कनेक्ट हो सके। और फिर वो मोमेंट आ ही गया जब मैं महाकाल के दर्शन कर रहा था। मानो वो समय ऐसा लग रहा था, अभी भी मैं विजुअलाइज ही कर रहा हूँ कि मैं महाकाल के दर्शन कर रहा हूँ। और बस वो मोमेंट था जब मन पूरा शांत हो गया। ओके, अब महाकाल के दर्शन हो चुके हैं और उसी प्रांगण में ना बहुत सारे अलग अलग मंदिर है, तो वहाँ भी आए तो दर्शन करके जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि महाकाल का एक्सपीरियंस यही तक था तो आप रुक जाइए, क्योंकि अभी एक और जगह है जो इस पूरे अनुभव को और गहरा बना देता है, जो है महाकाल लोक कॉरिडोर। ये है महाकाल लोक कॉरिडोर। इसे सिर्फ एक सुंदर रास्ता बनाने के लिए नहीं, बल्कि महाकाल के अनुभव को और विस्तार देने के लिए तैयार किया गया है। मंदिर के बाहर भी शिव की कहानियां जिंदा रहे, इसी सोच के साथ इसे डेवलप किया गया है। हर मूर्ति, हर स्तंभ शिव जी के अलग अलग रूप को और कथाओं को दर्शाता है। ये जगह बताती है कि महाकाल का अर्थ सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरी परंपरा और इतिहास से जुड़ा। ये है अशोक सेतु, रिसेंटली डेवलप किया गया ब्रिज, जो महाकाल मंदिर के बड़े से एरिया को इजीली कनेक्ट करता है। पर अब ये सेतु की वजह से पूरे रूट को काफ़ी फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया गया है। कि अगर मैं शीघ्र टिकट की बात करूँ तो अब जैसे आप एंटर करोगे ना, तो यहीं पे आपको जो है यहाँ पे टिकट्स के काउंटर यहाँ पे भी मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। जहाँ से एंटर होता है ना, गेट नंबर 5 के यहाँ से, वहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात है कि भस्म आरती के लिए मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना है कि ऑफलाइन टिकट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, तो मुझे कहा गया कि ऑफलाइन वगैरह जो है वो सब बंद कर दिया है, जो भी है ऑनलाइन है। फिर भी उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है कि मानसरोवर गेट से सुबह 4 साढ़े 4 बजे आप नॉर्मली वॉक करते आना, आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगा और वो रूप में आप दर्शन कर सकोगे। ओके, जिस नए दोस्त की मैं बात कर रहा था वो ये है, ये इसका नाम है मनोज। और मनोज भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पीसफुल है, शांत माहौल है। अभी हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। गाँव की फीलिंग आएगी नहीं? गाँव की फुल वाइब है इधर और बहुत अच्छा लोकेशन है। महाकाल के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं काल भैरव मंदिर की ओर। काल भैरव मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती है, और जब ये चढ़ाई जाती है तो धीरे धीरे वो कम होती भी दिखती है, जैसे भैरव बाबा इसे स्वीकार कर रहे हो। और इस तरह का दृश्य सिर्फ यही देखने को मिलेगा। हालांकि अब सरकार ने मंदिर के आसपास मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी है, पर यह परंपरा और इससे जुड़े विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है। तो अब हम आ चुका है काल भैरव मंदिर और यहाँ पे भी लाइन काफ़ी है। तो हम जिस ऑटो में आए थे उसने हमें कहा ही था कि यहाँ पे अराउंड 1-1.25 घंटा लगने वाला है, क्योंकि आज रश जो है वो काफ़ी है। और वो रहा हमारा काल भैरव। यहाँ दर्शन के लिए मुझे लगभग 3 घंटे लाइन में रहना पड़ा, और सिर्फ 2 या 3 लाइन नहीं बल्कि 10 अलग लाइन से होकर गुजरना पड़ा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने देर वेट करने के बाद भी लोगों की एनर्जी कम होती हुई नहीं दिखी। हर कोई बस एक चीज़ के लिए खड़ा था, वो है काल भैरव के दर्शन। फिर 3 घंटे लाइन में रहने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए मुझे दर्शन मिला। फिर मन में मेरे एक सवाल आया कि क्या ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के दर्शन थे, क्या कुछ और? काल भैरव के दर्शन के बाद हम निकल पड़े अगले दिन की तैयारी के लिए, जो था ओमकारेश्वर का प्लान।
इसके लिए हम गए टिकट बुक करने बस स्टैंड नानाखेड़ा। ओके, तो अभी हम आए हैं नानाखेड़ा। यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हमें ओमकारेश्वर का बस टिकट लेने आए थे कि यार इसी बस अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा था तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे जगह पे मिलता है, बट यहाँ आके पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको ऑनलाइन बुक करना है। और ये बसेस जो है महाकाल के वहाँ से जो है ये ओमकारेश्वर के लिए जाएगी। तो अब हम इतना ट्रैवल करके आए वहाँ से महाकाल के मंदिर से नानाखेड़ा है, क्योंकि अराउंड लगा है हमें 30-40 मिनट्स लग गया। और उसके बाद पता चला कि यहाँ पे कुछ बुक नहीं होता है। तो अभी हम भी डाइसी है कि अभी हमें क्या करना है, कि हम यहाँ से अब ओमकारेश्वर जाएंगे कल, या हम नेक्स्ट डे भी उज्जैन के लिए ही रख रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है, बट ये एक रियल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कोई भी ओमकारेश्वर के लिए कुछ भी बुक नहीं होता है। उज्जैन का मेरा स्टे जो है वो है होटल राघवन में, जो कि स्टेशन के नियर बाई है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि गोरा स्टेशन, और ये है होटल राघवन, जो कि काफ़ी अच्छा है स्टे के हिसाब से। तो हाँ, सुविधा वगैरह भी अच्छी है और लोग यहाँ पे जो है ना वो भी काफ़ी फ्रेंडली है। सो यार आप भी कभी आओ तो इस होटल के बारे में आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, डे 1 का एंड हो चुका है और अभी जाके हमने जो है स्कूटी रेंट पे ली है। तो अब इसका कारण ये है कि उज्जैन में ही हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, एंड काफ़ी मन में ऐसा रह गया था कि यार विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग प्रॉपरली उज्जैन हम ओमकारेश्वर के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि हम कल भी उज्जैन ही एक्सप्लोर करेंगे। ओमकारेश्वर अब भगवान की फिर से कभी वो बुलावा होगा तब फिर आएंगे, बट अभी के लिए हम कल का दिन जो है स्कूटी के द्वारा ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये काफ़ी मज़ा आने वाला है। या अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है कल आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, आज है डे 2 हमारा उज्जैन से। डे 1 का स्टेटस कुछ इस तरीके से था कि हम 5 घंटे में से 2 मंदिर के दर्शन कर पाए। एक तो था महाकालेश्वर के और दूसरा था काल भैरव मंदिर के। उसके बाद क्योंकि 5 घंटे लग चुके थे तो हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई थी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि वहाँ से और कोई मंदिर की तरफ जा सके, और इसी की वजह से हमने ओमकारेश्वर का प्लान भी कैंसिल कर दिया। दैट इज़ द रीज़न कि कल रात को मैंने आपको स्कूटी बताई कि हमने वो रेंट पे ली। आज जो है बाकी के जो प्लेसेस जो हम सोच के आए थे ना, वो हम आज कवर करने वाले हैं। और अब जब इस बात को मैं सोच रहा हूँ, शांति से बैठ के सोच रहा हूँ कि यही तो मैं चाहता था कि अपने इस ट्रिप को एक बेहद एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस करना है। जैसे हर चीज़ को एक स्लो तरीके से एक्सपीरियंस करना है, ना ही कि फास्ट ऐसे दर्शन करने और ख़त्म करना है, या बॉक्स को सिर्फ टिक करना है कि हाँ हमने उज्जैन दर्शन कर लिए, ओमकारेश्वर भी कर। तो बस जो मैं विचार लेके आया था महाकाल ने वो सुन लिया, और वही हुआ जो उनकी मर्ज़ी थी आखिर में, कि अब मैं वो स्लो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब मैं अभी बात करूँ भस्म आरती की, तो हम जाने वाले थे अराउंड 1:30-2 बजे जाने वाले थे, लेकिन हम उठे ही नहीं। हम डायरेक्टली 6 बजे उठे और पता चला कि भस्म आरती तो ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट था महाकाल के दर्शन करना, जो कि कहीं ना कहीं वापस आ भी जाएंगे और इस चीज़ को भी महसूस कर लेंगे कि कैसा फील होता है वो पूरा मोमेंट। और इसमें एक चीज़ और पता चली कि अभी करेंटली रश बहुत ज़्यादा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए रश बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए लोकल्स ने ऑफलाइन टिकट्स देना ही बंद कर दिया है, या ऑफलाइन अरेंजमेंट्स करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी आगे से वैसा कमांड आया है। ओके, अभी हम आए ब्रेकफास्ट करने, और ये नियर बाई स्टेशन ही है, और जो हमने लिया है वो है पोहा। तो एंड टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। मैं आपका ये जो है लोकेशन, ये वो साइड जो है ये है स्टेशन, और स्टेशन के इस तरफ कीविन होटल है, इसके सामने ही है जस्ट। डे 2 की शुरुआत होती है और हमारा प्लान सिंपल है कि उज्जैन को और एक्सप्लोर करना है। तो हम निकल पड़ते हैं स्कूटी से बिना ज़्यादा प्लानिंग के उज्जैन की सड़कों पर इस राइड का मज़ा लेते हुए। तो अगले सुबह की शुरुआत होती है मेरी एक फेवरेट प्लेस से, जो है इस्कॉन टेम्पल उज्जैन। ये जगह मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती है। यहाँ के एक अलग सा एक पीस महसूस होता है, अपना सा महसूस होता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बैठ जाते हैं चैंटिंग करने, और सच में ये एक अलग सी शांति महसूस करवाता है। और
ये पहला इस्कॉन मंदिर था जहाँ पे मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो इससे पूरा मोमेंट जो है वो काफ़ी स्पेशल हो गया था। और अब कुछ सेकंड्स के लिए आप भी कृष्ण के भजन में रंग जाइए और दर्शन कीजिए। हमारे लिए स्कूटी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम सिर्फ मेन प्लेसेस तक ही लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि मंदिरों के आसपास की जगहों को भी हम आराम से एक्सप्लोर कर पाए, जैसे फुट ओवर ब्रिज और बोटानिकल गार्डन। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी म्यूज़ियम, और वहीं पे हमने उससे पहले ही वहाँ पे लस्सी ट्राई की है, क्योंकि हमने सुनी है कि काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं कि कैसा है। ओके, तो लस्सी का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा था, और ये है स्वागत स्वीट्स में हमने लिया था केसर लस्सी, विच वॉज रियली गुड। तो आप भी आओ तो ट्राई करो। अब हम आए हैं त्रिवेणी म्यूज़ियम, जहाँ पे महाकाल लोक भी है। पीछे साइड जो है महाकाल लोक है, और ये है त्रिवेणी म्यूज़ियम। तो चलिए चलते हैं। ओके, अभी त्रिवेणी म्यूज़ियम जो है हमने एक्सप्लोर कर लिया है। वहाँ पे टिकट जो है पर पर्सन 20 रुपये है, एंड अगर आपको शूट वगैरह करना है, ट्राइपॉड वगैरह यूज़ करना है अंदर, तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। बट यहाँ पे आना वर्थ है। अगर आपको हिस्टोरिक चीज़ों से लगाव है, अटैचमेंट है ना, तो आप ये एंजॉय करोगे। मेरे लिए ये बहुत अच्छा प्लेस था एंड आई लव्ड इट। तो इफ़ यू आर अ हिस्टोरिक लवर, आपको यहाँ पे आके ट्राई करना चाहिए। मैंने यहाँ के जो पर्सनल है उनसे मैंने पूछा, जब ज़मीन से निकाली हुई है या हाथ से बनाई हुई है ये आर्ट्स वगैरह, तो उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ये ज़मीन से मिली हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ महसूस की है कि ना मोस्ट ऑफ द मूर्तिज़, मतलब जो भी है मूर्तिज़ या आर्ट्स है ना अंदर, उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। बारे में भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहीं भी अवेलेबल होनी चाहिए, जहाँ पे हम जैसे लोगों को पता चले, जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। ओके, अभी हम आ चुके हैं महाकाल महालोक, जो मैंने म्यूज़ियम से देखा था, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और फिलहाल एक ही चीज़ है कि यहाँ पे धूप बहुत है। नए विजिटर्स के लिए महाकाल का पूरा एरिया जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि महाकाल कॉरिडोर भी मंदिर के अंदर ही है। ये हमें तब पता चला जब हम सेकेंड टाइम गए थे, और इस बार जो है हम दूसरे गेट से एंटर हुए थे, तो हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हम ऑलरेडी महाकाल मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो आप भी अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए कि जब भी आप महाकाल मंदिर में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो इनफ टाइम रखिए अपने पास, ताकि आप कॉरिडोर भी पूरा घूम सके, त्रिवेणी म्यूज़ियम भी जा सके। वहीं पे सिद्धि माता का मंदिर भी है, और भी 2-4 मंदिर है जो आप वहीं पे कवर कर सके, ताकि आपको फिर उस एरिया में आने की ज़रूरत नहीं है। ये है यहाँ का मैप के हिसाब से ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ओके, डे 2 सेकेंड टाइम फिर से आए महाकाल के दर्शन करने। फिर से मैं लगाऊँ जनरल लाइन में। अभी फ़िलहाल रश मुकाबले जो है वो भी कम लग रहा है। देखते हैं अभी कितने देर में होता है दर्शन। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि नीचे साइड जाने मिलता है, ऊपर साइड जाने मिलता है, वो पता नहीं। डे 1 पे महाकाल मंदिर के दर्शन करने पर भी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने एक्चुअली दर्शन किए हैं। कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। डे 2 पे भी मैंने ये रिक्वेस्ट रखी कि मुझे फिर से दर्शन करना है, और इस बार के जो दर्शन थे वो इतने अच्छे हुए, इतने कम भीड़ के साथ हुए कि पूरा मन जो है वो तृप्त हो गया। सिर्फ कसर एक रह गई कि मैं वो शूट नहीं कर सका, क्योंकि मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया था। अब महाकाल कॉरिडोर के बाद अब हम आए थोड़ी सी दूर जंतर मंतर के हैं। जंतर मंतर जो है एंशिएंट टाइम पे ये एक इंडिया का टाइम सेंटर हुआ करता था। या इसी प्लेस के द्वारा जो है इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता था। तो सोचिए कितनी मतलब साइंटिफिकली ये कितनी बेस्ट जगह होगी यार। और ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, और वैदिक टाइम बता रहे हैं 8:21 और 5 सेकंड। और ये पता चला है कि ये वेधशाला जो है ये महाराजा जय सिंह जी ने बनवाई थी फॉर एस्ट्रोलॉजीज। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ये स्केल जैसा कुछ बनाया हुआ है, ये आकार वैसे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता था। ये भी एक डिवाइस जैसा ही लग रहा है, मतलब
शायद मैनुअली कैलकुलेट वगैरह करते थे, तो ये भी कुछ वैसे ही लग रहा है। मेरे तो ये समझ के बाहर है ये सब चीज़ें। हाँ, आप लोग में से कौन है मतलब जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, कमेंट डाउन कीजिए, मुझे बताइए। ये प्लेस मेरे को एक परफेक्ट स्पॉट लगी कि आराम से बैठ के रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा स्लो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कोई भी नहीं है, विजिटर्स है ही नहीं, बहुत ही कम विजिटर्स है। एक चीज़ है कि यहाँ पे जो है शोज़ होते हैं जिनकी टाइमिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, और मैंने सुना है कि ये अच्छा होता है शोज़ वगैरह। तो अभी इतने देर शांति से यहाँ पे बैठने के बाद मुझे अपनी माइंडफुलनेस स्टोरी या जर्नी जो है वो मुझे याद आ गई। तो हाँ, कुछ सालों पहले मैं भी उस वैसे एक इंसान की तरह था जो बहुत ही सबकॉन्शियसली रिएक्ट करता था, इतना सेल्फली ऑब्सेस नहीं था खुद से कि जान पाऊँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसी जर्नी पे आगे बढ़ने के बाद ताकि ये क्यों होता है या इस पे कैसे काम किया जा सकता है, तो उसी टाइम पे मुझे एक गुरु मिले इन द फॉर्म ऑफ बुक, जिनका नाम है जय शेट्टी। बुक का नाम था थिंक लाइक अ मंक। तो उस बुक ने मुझे काफ़ी हेल्प किया रिलेटेड टू डिस्कवरिंग माई सेल्फ, थोड़ा डीप जाना, डीप समझना अपने बारे में, अपनी नीड्स के बारे में, एवरी थॉट, एवरी बिलीफ, एवरीथिंग। तो यही चीज़ें जो आपको भी स्टार्ट करनी चाहिए इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, या आप कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मानते हैं कि हाँ सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है चीज़ों को लेकर, तो दिस इज़ द थिंग, आपको सेल्फ अवेयर होना स्टार्ट करना है। और फिर एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच जाते हैं उज्जैन का बेस्ट लंच करने, जो कि था इंदौर गेट के यहाँ पे, जहाँ फूड काफ़ी सिंपल था बट टेस्ट ऑनेस्टली काफ़ी मेमोरेबल था। ओके, तो अभी मैं आ चुका हूँ एक नए रेस्टोरेंट में, होटल रामायण में, जो कि इंदौर गेट के यहाँ पे। ओवरऑल व्यू जो है ये काफ़ी एस्थेटिक बनाया हुआ है एंड हम फूड टेस्ट कर रहे हैं, तो ये फूड टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि ये ओवरऑल कैसा है। चलो, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था होटल रामायण। आप लोग कभी भी आओ इंदौर गेट के यहाँ पे, तो आप ये प्लेस को आप विज़िट कर सकते हो फॉर योर लंच और डिनर। तो अब मैं आ चुका हूँ हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ पे, जो महाकाल के मंदिर के बाजू में ही है। तो ये है 51 शक्तिपीठ में से एक हरसिद्धि माता मंदिर, जो उज्जैन का सबसे पावरफुल और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ आपने 2 बड़े दीप स्तंभ देखे होंगे जो इस जगह को और भी आइकॉनिक बना देते हैं। चैत्र नवरात्रि चल रही है और ऐसे में अगर आपको एक शक्तिपीठ के दर्शन करने मिले, जो कि हरसिद्धि माता मंदिर, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए यहाँ पे। तो बस माता के दर्शन हुए अच्छे से, अब हम जा रहे हैं एक नेक्स्ट लोकेशन, एक नेक्स्ट प्लेस पे। अगर इवनिंग में आपके पास वक्त हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रामघाट बिल्कुल मिस मत कीजिए। ओके, अब बज चुके हैं शाम के 6 और हम पहुंच चुके हैं रामघाट विद द इंटेंशन कि हमें यहाँ की जो शाम की पूजा होती है वो देखने मिलेगी यहाँ पे। तो हम पहुंचते हैं रामघाट, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन का सबसे फेमस घाट। ये फेमस इसलिए है क्योंकि हर शाम यहाँ माँ शिप्रा की आरती की जाती है, क्योंकि इस नदी को सिर्फ एक रिवर नहीं माना गया है बल्कि पवित्र और जीवन देने वाली मानी गई है। तो मैं हूँ अभी शिप्रा नदी के यहाँ पे और पूजा जो है जल्दी शुरू होने वाली है।
फिलहाल मैं विटनेस कर रहा हूँ द बेस्ट आरती ऑफ माई लाइफ। रामघाट की आरती में हिस्सा लेने का मौका मिला, ये हमारे लिए बेहद अच्छी बात हुई। और उस समय पूरे घाट की एनर्जी जो है वो कुछ अलग ही लेवल पे थी और मैं उस पूरे मोमेंट को फील करता रहा। आरती जो है संपन्न हो चुकी है और मैंने विटनेस किया है मेरे लाइफ का सबसे अच्छा आरती। वो गॉड वहाँ पे खड़े रह के गूज़बम्स आ गए थे, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरे इस उज्जैन ट्रिप का लास्ट स्टॉप होता है मंगलनाथ मंदिर, जो महाकाल के मंदिर से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कहते हैं ये वही स्थान है जहां मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, लेकिन अभी ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ ग्रह दोष की पूजा होती है। ओके, लास्ट मंदिर में आया हूँ अभी। यह है मंगलनाथ मंदिर, जो कि स्टेशन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से दूर है थोड़ा सा, अराउंड 25-30 मिनट्स लगता है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मंगलनाथ मंदिर। ये है वो मंदिर। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही बता रहा हूँ। यहाँ हमने भुवनेश्वरी माता के दर्शन किए, जो धरती माँ का रूप मानी जाती है, और शायद इसी वजह से इस जगह का माहौल इतना ग्राउंडेड फील हो रहा था। मुझे लगता है यही बैठ के जो है पूजा वगैरह की जाती है यहाँ पे सब। जी हाँ, तो अगर आपको भी अगर ग्रह की पूजा करवानी है तो सीधे चले आइए उज्जैन और यहाँ आइए मंगलनाथ मंदिर में। ये है वो मंगलनाथ मंदिर जो ऊपर सिचुएटेड है, काफ़ी बढ़िया है। और इसी के साथ उज्जैन का ये सफ़र ख़त्म होता है। शायद इस सफ़र की सबसे अच्छी बात ये थी कि इस बार हमने सिर्फ जगहों को कवर नहीं किया, लेकिन उन्हें थोड़ा जीने की कोशिश की। कभी मंदिरों में, कभी घाटों पर और कभी बस रास्तों पर। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ आके समझी कि अगर आपको महाकाल की नगरी में एक और दिन रुकने का मौका मिल जाए तो खुद को लकी समझना, क्योंकि उज्जैन सिर्फ एक्सप्लोर नहीं किया जाता बल्कि थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाता है। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल।